नमस्कार। आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी लास्ट 2 क्लासों में कंपनी ऑडिटर का जो फर्स्ट पोर्शन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसी क्लास या वीडियो के माध्यम से ऑडिटर वाला कंपनी ऑडिटर वाला जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, यानी सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे आज। फर्स्टली देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर जो ऑडिटर के राइट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, ड्यूटीज़ एंड ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर के बारे में बात करेंगे। फिर सिविल लाइबिलिटीज उसकी क्या होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज क्या होती है, अपराधों के रिगार्डिंग, और अदर लाइबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, यानी परिचय, लेखा परीक्षक के अधिकार, लेखा परीक्षक कर्तव्य, लेखा परीक्षक के दायित्व, नागरिक दायित्व, आपराधिक दायित्व और अन्य दायित्वों के बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इंट्रोडक्शन देखते हैं तो ऑडिटर्स रिक्वायर सर्टेन राइट्स एंड पावर्स to do their duty honestly and justify their authority. Non-company auditor is free to determine his rights and duties with the organization he agrees to audit. A company auditor cannot have this flexibility. The law blinds him with certain duties and liabilities along with bestowing certain rights and powers. यानी लेखा परीक्षकों को अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करने और अपने अधिकार को उचित ठहराने के लिए कुछ निश्चित अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती है, यानी कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं और साथ में कुछ लाइबिलिटीज भी होती है। अब स्वाभाविक है कि किसी व्यक्ति को अगर अधिकार मिलेंगे तो उसके बदले में उसे दायित्व भी मिलेंगे। तो गैर कंपनी लेखा परीक्षक उस संगठन के साथ अपने अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है जिसका वह लेखा परीक्षा करने के लिए सहमत हो जाता है। और यहाँ पे गैर कंपनी के बारे में बात करें, अगर उसकी ऑडिट करता है ऑडिटर, तो उस संबंध में जो वो संस्था है और जो ऑडिटर है उनके मध्य स्वतंत्र एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना कार्य करता है जिसका वह लेखा परीक्षा करने के लिए सहमत होता है। एक कंपनी लेखा परीक्षक को यह लचीलापन प्राप्त नहीं होता है। और कंपनी जो लेखा परीक्षक होता है, कंपनी अगर 2013 के अकॉर्डिंग, तो उसमें किसी प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। जो भी कानून है, कानून के दायरे में रहते उसे जांच करनी होगी, कानून के अंतर्गत उसे लाइबिलिटीज मिलेगी, कानून के अंतर्गत उसे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी रूल्स है रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसे जांच करना होगा। कानून उसे कुछ निश्चित कर्तव्यों और दायित्वों के साथ साथ कुछ निश्चित अधिकार और शक्तियां भी प्रदान करता है। अब इनको देखते हैं कौन कौन सी उसकी लाइबिलिटीज है, कौन कौन सी उसके दायित्व है। पहले यहाँ पे राइट्स के बारे में बात करेंगे। राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, यानी अंक शक्ति कौन कौन से अधिकार है। द राइट्स आर स्टैट्यूटरी वंस एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड और curtailed in any way by any resolution or even under the provision in the articles of association। यानी जो articles of association होता है, पार्षद अंतर्नियम होता है। फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, यानी ये अधिकार वैधानिक है और इन्हें किसी भी प्रस्ताव या यहाँ तक कि एसोसिएशन के नियमों में किसी प्रावधान के तहत भी किसी भी तरह से टाला या कम नहीं किया जा सकता है। यानी कंपनी का जो एसोसिएशन प्रस्ताव होता है, अगर यानी पार्षद अंतर्नियम होता है, उसमें अगर ऐसा भी प्रावधान कर दे ऑडिटर के रिगार्डिंग उनकी लाइबिलिटीज को कम कर दे या राइट्स को कम कर दे या बढ़ा दे, तो उनके पास, कंपनी के पास में ऐसा पावर नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2013 में निहित है। तो उसी प्रावधानों के तहत इसे कार्य करना होता है। लेखा परीक्षक के अधिकार निम्नलिखित होते हैं। अब कौन कौन से अधिकार है वो देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट राइट है इसका राइट्स ऑफ एक्सेस टू बुक्स एंड वाउचर्स। से ध्यान रखना आपको, जो भी राइट्स है, लाइबिलिटीज है, उसकी सिविल लाइबिलिटीज क्या होती है, निगमीय लाइबिलिटीज क्या होती है, अदर लाइबिलिटीज क्या होती है, वो आपको विशेष ध्यान में रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला देखते हैं राइट टू एक्सेस टू बुक्स एंड वाउचर्स, यानी पुस्तकों और वाउचर्स तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। अब इसके बारे में बता रहेगा 1956 की धारा है और 2013 वाली धारा मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो 2013 वाली धाराओं को विशेष फोकस करना है। धारा 227 के अकॉर्डिंग किसी कंपनी के प्रत्येक लेखा परीक्षक को कंपनी के बही खातों और वाउचरों तक हर समय पहुंच का अधिकार होता है, चाहे वे कंपनी के मुख्यालय में रखे गए हो या कहीं और। यानी जो ऑडिटर होता है, कंपनी से संबंधित जितने भी अकाउंट्स होते हैं, बुक्स होती है, उन तक पहुंचने का उसका राइट्स होता है। वो उनको अपने कब्जे में ले सकता है, उनकी जांच कर सकता है, चाहे कंपनी के मुख्यालय में वो रिकॉर्ड्स रखे हों या बाहर रखे हों, वो कहीं भी उसको देख सकता है। लेखा पुस्तकों में वित्तीय, वैधानिक और सांख्यिकी पुस्तकें भी शामिल होती है, यानी इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वैधानिक होता है, सांख्यिकी पुस्तकें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। वाउचर में वैसे भी दस्तावेज, पत्राचार, समझौते आदि शामिल है जो वित्तीय विवरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट किए गए किसी भी लेन देन या डेटा का समर्थन करते हैं। तो पहला राइट्स ऑफ खाता वाउचर से या खाता पुस्तकों तक पहुंचने का अधिकार होता है। सेकंड राइट्स के बारे में बात करें यहाँ पे, तो राइट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यानी उसे कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से लेखा परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के बारे में कोई भी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। जो भी सूचना वो कंपनी के डायरेक्टर्स है, कर्मचारी है, मैनेजर्स है,
उनसे वो जो भी सूचना चाहिए वो ले सकता है, उसे इस चीज़ का राइट है। नेक्स्ट राइट होगा इसका ऑडिटर का, एंड राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, यानी उसे सूचना नोटिस प्राप्त करने का और जो मीटिंग होती है कंपनी की उस मीटिंग में भाग लेने का उसे राइट्स होता है। तो लेखा परीक्षक को प्रत्येक आम बैठक, ये महत्वपूर्ण है, लेखा परीक्षक को प्रत्येक आम बैठक जो भी जनरल मीटिंग होती है तो आम बैठक की सूचना प्राप्त करने और उसमें उपस्थित होने का अधिकार है। लेखा जोखा पर चर्चा के दौरान उसे बैठक में बोलने का अधिकार भी होता है। जो लेखा जोखा पर बहस होती है तो उस बहस के दौरान उसे बोलने का राइट्स भी होता है। धारा 231 के अकॉर्डिंग है, कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार। हालांकि लेखा परीक्षक को निम्नलिखित परिस्थितियों में आम बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है। अब कौन कौन सी परिस्थितियां होती है उसमें उसको अनिवार्य रूप से उपस्थित होना जरूरी होता है। जब उसे ये मानने का कारण हो कि निदेशक जानबूझकर शेयर धारकों से किसी गंभीर मामले को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, एंड जो डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, वो जो शेयर होल्डर्स है उनके हितों को उनको हितों को प्रभावित कर रहे हैं, नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस संबंध में जो फ्रॉड हो रहा है, जो भी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे प्रकट नहीं हो रही है, तो उसको डिस्क्लोज करने हेतु ऑडिटर कंपनी में आम सभा में आएगा और अपनी बातें रखेगा। जब उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रबंधन को सीधे प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण आपत्तियां हो, ताकि उसकी टिप्पणियों की गलत व्याख्या या गलत अर्थ न निकाला जाए, यानी प्रबंधन के खिलाफ उसने किसी प्रकार की रिवर्स रिपोर्ट दी हो, तो उस संबंध में वो उपस्थित होता है। जब उसे कंपनी से सूचना प्राप्त हो कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्तावित की जा रही है, तो इस संबंध में भी वो उसको उपस्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, जब प्रबंधन द्वारा उसे विशेष रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया हो, कोई विशेष कारण के लिए उसे उपस्थित होने के लिए कहा गया हो, तो भी उसे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जनरल मीटिंग में। इसके अलावा जब रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे किसी महत्वपूर्ण मामले की जानकारी मिली हो, और यदि उसे हस्ताक्षर करने से पहले इसकी जानकारी होती तो उसकी रिपोर्ट अलग होती। यानी कई बार रीजन ऐसा हो जाता है, जो ऑडिटर अपनी जांच कर लेता है और जांच करने के पश्चात में रिपोर्ट को सबमिट कर देता है अपने सिग्नेचर के साथ में, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, बाद में फ्रॉड का या कोई भी अनियमितता हुई है उसके बाद में पता चलता है, तो ऑडिटर उस संबंध में जो भी जांच की गई है उसमें अपना संशोधन कर सकता है। ठीक है, जब रिपोर्ट को लेखा जोखा में संलग्न करने के बाद खातों में परिवर्तन किया गया हो, तो इस संबंध में उसे वहां पे उपस्थित होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट टाइम राइट्स हो जाएगा राइट टू मेक ए स्टेटमेंट एट द जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग के दौरान जो एक विवरण बनाएगा उसके रिगार्डिंग भी उसे उपस्थित होना होगा। अब इसको देखते हैं, यानी राइट टू मेक ए स्टेटमेंट एट द जनरल मीटिंग, यानी लेखा पत्रों के संबंध में ऐसी बैठक में वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कथन या स्पष्टीकरण देने का अधिकार रखता है। यदि उसे पता चलता है कि निदेशकों द्वारा लेखा पत्रों के संबंध में कोई गलत कथन दिए गए हैं, तो उससे सुधारने का अधिकार है। यानी उसको लगता है कि जो भी स्टेटमेंट है वो गलत दिए गए हैं डायरेक्टरशिप द्वारा, तो उसमें वो रेक्टिफाई करने का उसे राइट्स होता है। सॉरी। इस प्रकार कंपनी लेखा परीक्षक को शाखा कार्यालय का दौरा करने का अधिकार होगा, यदि वह लेखा परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्य को निर्वाह के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, और इसके अलावा उसे शाखा कार्यालय में रखी गई कंपनी के पुस्तकों और वाउचरों तक हर समय पहुंच करने का उसको राइट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट देखें उसका, राइट टू विजिट ब्रांचेज, यानी जो भी व्यापार की या कंपनी की शाखाएं हैं उसको विजिट करने का उसे अधिकार होता है, एंड राइट टू विजिट ब्रांचेज। तो कंपनी के लेखा परीक्षक को खातों का लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी की शाखाओं का दौरा करने का अधिकार है। यदि कंपनी एक बैंकिंग कंपनी है और उसकी शाखाएं भारत के बाहर है, तो लेखा परीक्षक को ऐसी शाखाओं का दौरा करने का अधिकार नहीं होगा। बैंकिंग कंपनी है, ध्यान रखना, अगर बैंकिंग कंपनी है, अब बैंक की स्वाभाविक है कि शाखाएं देश में होती है, विदेश में होती है। ठीक है, तो विदेश में जो भी ब्रांचेज है तो उसकी विजिट करने का उसे राइट्स नहीं होगा, लेकिन उसी शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को भेजे गए सभी रिटर्न तक पहुंच का अधिकार होगा धारा 228 के तहत कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार। यानी जो भी विदेशी शाखाएं हैं, अब उसके द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी गई है, जो भी सूचनाएं उन्होंने प्रधान कार्यालय को भेजी है, तो उन प्रधान कार्यालय से उन शाखाओं की सूचना वो ले सकता है। इस प्रकार का उसे राइट्स होता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार कंपनी लेखा परीक्षक को शाखा कार्यालय का दौरा करने का अधिकार होगा, यदि वह लेखा परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, और उसे शाखा कार्यालय में रखी गई कंपनी के पुस्तकों और वाउचरों तक हर समय पहुंच का अधिकार होगा। नेक्स्ट राइट देखते हैं इसका, राइट टू टेक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, यानी तकनीकी और जो विधि राय है उसे लेने का उसे राइट्स होता है। तो उन्हें विशेषज्ञ तकनीकी सलाह लेने का अधिकार है, लेकिन रिपोर्ट में उन्हें अपनी राय देनी होगी, न कि विशेषज्ञों की। अब इसमें एक फैसला आया था दी लंदन एंड जनरल बैंक 1895 में, किसमें, यानी दी लंदन एंड जनरल बैंक 1895 में जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश ने बोला था कि जो ऑडिटर है
वो अपने ऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए यानी कार्य संचालन के लिए वो तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ले सकता है या लीगली राय या ओपिनियन ले सकता है। लेकिन जो तकनीकी विशेषज्ञों और जो भी लॉ वाला व्यक्ति है या लीगली राय जिसके द्वारा दी गई है, तो उस राय को ऑडिट में वो प्रकट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी ही ओपिनियन प्रकट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट राइट्स है उसका, राइट टू रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है उसे। एन ऑडिटर हैज टू राइट टू हैव इज रिम्यूनरेशन। ठीक है, यानी कंपनी एक्ट की धारा 142 के तहत, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 142 के तहत ऑडिटर को रिम्यूनरेशन या पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होता है। और इसके अलावा रिम्यूनरेशन के अलावा उसको उन्हें ऑडिटर द्वारा अलग से कोई सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, अलग से कार्य किया जाता है ऑडिट के अलावा, तो उसे अलग से पैसा दिया जाएगा, अलग से सैलरी दी जाएगी। राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट पर साइन करने का उसे अधिकार होता है। एंड ओनली द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी मे साइन द ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 229 एंड 229। नेक्स्ट राइट होगा, राइट टू करेक्ट रोंग स्टेटमेंट, जो भी रोंग स्टेटमेंट दिया गया है उसको सही करने का अधिकार होता है। अब मानव है, मानवीय गलती हो जाती है तो उसे सही करने का उसे राइट्स होता है, या गलती से कोई भी स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो लेखा परीक्षण न केवल शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व सीमित उद्देश्यों के लिए कंपनी के अधिकारी के रूप में कार्य करता है, बल्कि कानून के पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करता है। पर्यवेक्षक के रूप में उसे निदेशकों को उनकी दोषपूर्ण लेखा प्रणाली में सुधार करने की सलाह देने का अधिकार है, और यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो वह यह बताते हुए लेखा पद्धति की अपर्याप्तता की रिपोर्ट कर सकता है कि कंपनी द्वारा उचित लेखा पुस्तक नहीं रखी गई है। वह निदेशकों द्वारा दिए गए किसी भी गलत बयान पर टिप्पणी कर सकता है और उसे सुधार भी सकता है। यानी ऑडिटर का जो मुख्य कार्य होता है वो खाता बहियों की निष्पक्ष जांच करना होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। ठीक है। और व्यापार में जो भी अनियमितता उसको लगती है तो वो जो भी डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, उनको सलाह देता है। ठीक है। अगर वो सलाह मान लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो सलाह नहीं मानते, कंटिन्यू उस चीज़ को रखते हैं इन ड्यूरिंग ऑडिट पीरियड, तो ऑडिटर चाहे तो अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन कर सकता है और चाहे तो उस रिपोर्ट को मेंशन भी नहीं कर सकता है और उसमें संशोधन भी कर सकता है। इस प्रकार से उसे राइट्स होता है। नेक्स्ट है राइट टू बी इंडिमनिफाइड और ग्रांटेड रिलीफ है। यानी धारा 433 के अकॉर्डिंग लेखा परीक्षकों को कंपनी द्वारा किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के विरुद्ध अपना बचाव करने में उत्पन्न किसी भी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि न्यायालय को यह संतोषजनक रूप से सिद्ध हो जाए कि उसने ईमानदारी से कार्य किया। यानी जैसे ऑडिटर किसी कंपनी को ऑडिट करता है, अब उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रकरण वाद दर्ज करवा दिया जाता है, अब इस संबंध में जो भी एक्सपेंसेज हो गए, जो भी लागत आएगी, तो वो संबंधित कंपनी से उसको प्राप्त करने का उसे राइट्स होता है, बशर्ते यह है कि उसने ईमानदारी से काम किया हो, उसका इंटेंशन किसी प्रकार से गलत नहीं रहा हो। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट्स उसको न्यायालय में साबित करना होगा। ठीक है। अब इसको शॉर्ट में बता रखा है कि राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, तो ऑडिटर के जो शॉर्ट में कौन कौन से अधिकार है, ठीक है, इनको देख लेते हैं पुनः एक बार शॉर्ट में। एनी राइट्स ऑफ एक्सेस टू बुक्स एंड वाउचर्स, right to call for information and explanation, right to issue notice and attend general meeting, right to make a statement at the general meeting, right to visit branches, right to take legal and technical advices, right to remuneration, right to sign the audit report, right to correct wrong statement, और लास्ट right to be indemnified और granted relief। ठीक है, ये लास्ट में अभी जस्ट पढ़ा था। तो आपका जो ऑडिटर के जो राइट्स होते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। पुस्तकों और वाउचरों तक पहुंच का अधिकार है, सूचना और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने और आम बैठक में भाग लेने का अधिकार है, इसके अलावा आम बैठक में अपना पक्ष रखने का उसे राइट्स होता है, शाखाओं का दौरा करने का अधिकार है, कानूनी और तकनीकी सलाह लेने का उसे अधिकार है, इसके अलावा पारिश्रमिक प्राप्त करने का उसे अधिकार है, और पारिश्रमिक के अलावा जो ऑडिट के लिए उसे काम दिया गया है उसके अलावा वो अन्य सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करवाता है तो उसके लिए उसे अलग से सैलरी दी जाएगी। लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का राइट्स है, गलत कथनों को सुधारने का अधिकार है, और लास्ट में सत्यपूर्ति और हद प्रदान करने का उसे अधिकार होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए इसके राइट्स, कितने हो गए राइट्स को ध्यान रखना। आपको एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि ऑडिटर के कौन कौन से राइट्स है, ऐसा आ सकता है इनमें से उपरोक्त में से ऑडिटर के कौन कौन से राइट्स है, और उसमें से लाइबिलिटीज दे दी जाएगी और उसमें से आपके राइट्स भी रहेंगे, तो आपको उसमें चूज करके ऑप्शन सही करना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। राइट्स के बारे में बात हो चुकी है, अब यहाँ पे दायित्वों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? दायित्वों या कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। अगर राइट्स दिया है तो कर्तव्य भी उसको दिए जाएंगे। ठीक है, उसकी कुछ जवाबदेही बनेगी। अब ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर के कौन कौन से कर्तव्य है उसको देखते हैं। हेलो हेलो